हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद विजय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जियोग्राफी में सोशियो कल्चरल जियोग्राफी के जो सवाल है वो करने वाले हैं, जो कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014, 2020 और 2023 की परीक्षा में पूछे गए थे। तो इन तीन भर्ती में 2014, 20 और 23 तीन जो वैकेंसी थी उनमें जो पूछे गए थे उनके सोशियो कल्चरल जियोग्राफी के जो सवाल है वो हम सॉल्व करने वाले हैं, उनको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहला सवाल है वो लैंग्वेजेस से पूछा गया था। रोमन भाषाई वर्ग में सम्मिलित है, तो हम भाषाएँ पढ़ते हैं, भाषाओं के परिवार पढ़ते हैं, फैमिलीज़ पढ़ते हैं और फैमिलीज़ जो है, फैमिलीज़ में बहुत सारी 7-8 फैमिलीज़ हम पढ़ते हैं। उसमें सबसे बड़ी फैमिली है, वो है भारोपीय भाषा, जिसको इंडो यूरोपियन भाषा कहते हैं। तो इंडो यूरोपियन जो हमारी जो ऊपर वाली जो आर्यन लैंग्वेजेज़ है, हिंदी वगैरह, हिंदी अ इसके अलावा जो अ, नॉर्थ इंडिया में जो ज़्यादातर जो भाषाएँ बोली जाती है, वो भाषाएँ से लेके पूरे यूरोप तक जो पट्टी है इंडो यूरोपियन भाषाओं की। इसमें से जो यूरोपियन भाषाओं को देखें तो उसमें रोमन ग्रुप है। रोमन ग्रुप जिसको रोमानिक या रोमांसिक लैंग्वेज भी कहते हैं, ये ग्रुप है। तो फैमिली के अंदर ये ग्रुप है। तो इसके अंदर इस ग्रुप के अंदर देखें तो जैसे उर्दू, अरेबिक ये तो हमारे उर्दू यहाँ पे बोली जाती है इंडिया में, तो अरबिक में तो ये उर्दू आने की वजह से ये हो गया गलत। फिर ऊपर वाले में देखेंगे तो थाई, वियतनामीज़ ये इंडो यूरोपियन नहीं है, ये इनका अलग फैमिली है। फिर ऊपर वाले में देखेंगे तो मंगोलियन है, उसकी अलग फैमिली है। तो सीधा स्पेनिश, पोर्तुगीज़, फ्रेंच और इटालियन ये जो ग्रुप होगा वो होगा वो हमारे रोमन ग्रुप में होगा। तो कॉमन लॉजिक लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल में देखें तो द वर्ल्ड लैंग्वेजेस बाय नंबर ऑफ स्पीकर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आर 2014 में जो बोलने वाले जो भाषा परिवार है, उसमें से उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब अ, मंडरिन थी वो पहले थी। क्या थी? मंडरिन यानी चाइनीज़ जिसको बोलते हैं, वो पहले नंबर पे थी उस समय। उस समय पहले थी 2014 में। 2014 में पहले थी, अब 2014 का तो हमारा कोई इतना वो है नहीं, तो 2014 नहीं, अभी हम 2000 इसको लिख देंगे 25 तो 2025 लिख लेंगे क्योंकि पुराना कॉन्टेक्स्ट हमारे क्या काम का? हमारे 2025 का ही हम उसके अकॉर्डिंग ही इसको आंसर करें। जब उस समय इसको आंसर माना गया था, तब मंडेरिन इंग्लिश और हिंदी था। पर वर्तमान में इंग्लिश पहले नंबर पे आ गई है। तो इंग्लिश कहाँ है पहले नंबर पे? इंग्लिश, मंडरिन ये जो पहले हो जाएगी। इंग्लिश हो जाएगी, मंडेरिन हो जाएगी और फिर ये हो जाएगी। तो वर्तमान में ये हो गया, प्रेज़ेंट में 2025 में ये हो गया। उस समय जो आंसर था वो 2014 में ये था, जो आरपीएससी ने माना है। तो ये आज की तारीख में देखें तो इंग्लिश है, फिर मैंडरिन है, फिर हिंदी है, फिर स्पेनिश है और फिर फ्रेंच है, फिर पोर्तुगीज़ है, फिर बंगाली है और फिर मॉडर्न अरेबिक है, फिर रसियन है। तो इस तरीके से क्रम में इंग्लिश, जो मंडरिन चाइनीज़ हो गई और फिर ये रसियन देखो यहाँ पे आ रही है तो इस हिसाब से। तो ये आप अब देखो इसमें एक चीज़ और होती है कि ये तो जो है कि मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेज़ है, अब इंग्लिश कहीं पे भी बोली जा सकती है। पर इसमें जो अ, नेटिव प्लेस पे जो बोली जाती है, उनको नेटिव स्पीकर्स कहा जाता है। उसमें मंडारिन पहले नंबर पे ध्यान रखना। नेटिव स्पीकर्स की बात करें, तो उसमें मंडारिन पहले नंबर पे है। अगला है द पार्ट ऑफ यूएसए इन व्हिच देयर इज़ अ मैक्सिमम कल्चरल डाइवर्सिटी। अब यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। इसके अंदर जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, वो कहाँ पे है? तो ये थोड़ा-सा मतलब फैक्चुअली सवाल है हमारे लिए, बट इसको देखें तो साउथ ईस्ट में सबसे ज़्यादा है। कहाँ पे है? साउथ ईस्ट में सबसे ज़्यादा है। तो साउथ ईस्ट का कोना है एक तो जो अब साउथ में लगती है मेक्सिको की बॉर्डर और ईस्ट है अटलांटिक का, ईस्ट है जो अटलांटिक सागर के किनारे पे है। तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, हो सकता है कि माइग्रेंट वो सबसे ज़्यादा यहीं आते हैं सबसे पहले, क्योंकि शुरुआत में जो यूएसए था, उसमें सबसे पहली कॉलोनियाँ जो बसी थी, वो लगभग-लगभग बसी थी, जो झील वाला इलाका था, वहाँ पे
पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा थी। फिर अब जैसे यूएसए के अंदर कोई माइग्रेंट जाते हैं तो वो साउथ से मेक्सिको बॉर्डर के पास से जाते हैं, तो बहुत सारे घुसते हैं, ये भी रीज़न हो सकता है। तो साउथ ईस्ट में सबसे ज़्यादा है। ये अब फैक्चुअल है, इसका जो आंसर माना गया है साउथ ईस्ट, इसको याद रखना है। कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, अगर ऐसा आ जाए तो ये वाला यूएसए वाला तो आप ये करोगे, पर कोई ऐसा सवाल आता है तो आप नहीं करें, अगर नहीं पता है तो नहीं करें, नेगेटिव मार्किंग है। अगला है लिंग्विस्टिक फैमिली कंप्रोमाइज लैंग्वेजेस विद सिमिलर। अब भाषा के परिवार पढ़ते हैं हमने, भाषा का परिवार में क्या होता है? क्या समानता होती है? सिमिलरिटी क्या होती है? किस चीज़ की समानता होती है, जो उसको भाषा परिवार बनाती है? तो उसके अंदर ओरिजिन, ग्रामेटिकल फॉर्म और साउंड, ध्वनि की, व्याकरण की और उद्भव की ये समानता होती है। भाषा परिवार है, उनको भाषा परिवार हम एक भाषा परिवार क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके ओरिजिन की, ग्रामर की और साउंड की जो है अ, वो समानता होती है। अगला, द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड बिलोंग टू। तो इसका जो आंसर है वो माना गया था निग्रोइड। हालांकि पूरी तरीके से सारे लोग हैं वो निग्रोइड नहीं है, सारे जो है वो निग्रोइड नहीं है, इसमें कुछ शायद ऑस्ट्रेलॉइड भी है आई थिंक। हाँ, बट इसका जो आंसर है उस समय ये माना गया था, 2014 का पेपर था, तो उस समय ये निग्रोइड माना गया था। क्योंकि दोनों में, अंडमान में अलग है जनजातियाँ और निकोबार में अलग है, और अंडमान और निकोबार दोनों की जो जो मेन ट्राइब्स है उनको आप मैप करना है, क्योंकि वो पूछी गई जियोग्राफी ऑफ इंडिया में आप ट्राइब पढ़ते हो तो उसके अंदर अंडमान में कौन-सी है और निकोबार में कौन-सी है, इनको अलग-अलग भी देखना है आपको, तो ये आप एक बार देख लेना कौन-कौन सी है। अगला, एथनिसिटी। एथनिसिटी के बारे में कौन-सा करेक्ट नहीं है? एथनिसिटी को हिंदी में बोलते हैं नर जातीयता। तो ethnicity, no single trait denote ethnicity. Ethnicity is an evidence of areal cultural diversity. Territorial segregation is a strong and sustaining trait of ethnic identity. Korean living in Korea are identified as ethnic group. तो ये जो है, मतलब देखो, ये 3 स्टेटमेंट है, ये तो सही है। पहला तो है कि भई एक सिंगल ट्रेट है ना, वो एथनिसिटी नहीं डिसाइड करता। बहुत सारे ट्रेट्स हैं वो मिलके एक एथनिसिटी डिसाइड करते हैं कि वो ये एथनिक बनाते हैं। एक सिंगल ट्रेट से एथनिसिटी डिसाइड नहीं होती, पहली चीज़। दूसरा है, एथनिसिटी इज़ एविडेंस ऑफ एरियल कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी का अ, एविडेंस है, ठीक है। टेरिटोरियल सेग्रीगेशन इज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनिंग ट्रेट ऑफ एथनिक आइडेंटिटी। आप टेरिटोरियल सेग्रीगेशन मतलब किसी आइलैंड पे रह रहे हो, दुनिया से अलग-थलग रहते हो ना, तब आपकी एक कल्चर डेवलप होती है, आपकी एक एथनिसिटी डेवलप होती है। अलग-थलग रहते हो तभी आपकी कल्चर डेवलप होती है, तो एथनिसिटी ऐसे आती है। कोरियंस लिविंग इन कोरिया आर आइडेंटिफाइड एथनिक ग्रुप। देखो, एथनिसिटी के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो जो ये अभी बता रहे हैं कि भई पूरा अलग-थलग है, पूरा कल्चर अलग है, वो एक एथनिसिटी होगी। दूसरा है कि एथनिसिटी का दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि किसी एरिया में कोई एक माइनर ग्रुप रहता है और वो उस कल्चर को फॉलो करता है, वो होता है एथनिक ग्रुप। जैसे कि भारत के अंदर किसी दिल्ली के अंदर चाइना टाउन है, तो दिल्ली के अंदर जो चाइना टाउन है वो एथनिक ग्रुप हुआ है। अब कोरियंस रह रहे हैं कोरिया के अंदर, ये एथनिक ग्रुप नहीं हुआ। ये एथनिक ग्रुप नहीं होगा, वो तो वहीं नेटिव लोग हैं। तो ये जो 2 तरीके से एथनिसिटी देखी जाती है, तो मैंने दोनों तरीके से आपको पढ़ाया था। तो ये जो कोरियंस रह रहे हैं कोरिया में, नहीं। यहाँ पे बहुत सारे कोई कोरियंस की कॉलोनी रहती यहाँ पे, तो वो एथनिक होते, इंडिया के अंदर रहती तो। तो ये गलत है, ये गलत है। अगला, निम्न में से कौन-सा कथन सांस्कृतिक पारिस्थितिकी के संबंध में सही नहीं है? अबाउट कल्चरल इकोलॉजी नॉट करेक्ट। तो कल्चरल इकोलॉजी का देखें, इट डील्स विद रिलेशन बिटवीन कल्चरल ग्रुप और नेटिव एनवायरनमेंट। मानव और परिस्थिति का जो मानव यानी कि जो कल्चरल ग्रुप है, उसका और एनवायरनमेंट का जो संबंध है, वही क्या है? कल्चरल इकोलॉजी है। ठीक है, पहला सही है। इट स्टडीज एडेप्टिव प्रोसेस बाय ह्यूमन सोसाइटी। अब ह्यूमन क्या करता है? एडेप्शन करता है एनवायरनमेंट के साथ, तो ये भी कल्चरल इकोलॉजी है। तीसरा, ऑल सोसाइटीज पास थ्रू सिमिलर स्टेजेस ऑफ सोशल इवोल्यूशन। इट इज सबसेट ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी हम पढ़ते हैं, ह्यूमन इकोलॉजी में ह्यूमन और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन पढ़ते हैं, और कल्चरल इकोलॉजी में ह्यूमन की कल्चर का पढ़ते हैं, तो उसका सबसेट है, इसका सबसेट है, ह्यूमन इकोलॉजी का ही एक सब पार्ट है, ये ठीक है।
पर ऑल सोसाइटीज पास थ्रू सिमिलर स्टेजेस ऑफ सोशल इवोल्यूशन। सारी सोसाइटी क्या सिमिलर इवोल्यूशन से गुजरती है? नहीं, सिमिलर स्टेजेस से गुजरती है, ये गलत है। सिमिलर सारी सोसाइटियों की जो अवस्थाएं होती है वो समान नहीं होती है। अगला सवाल, सांस्कृतिक क्षेत्रों के सही अवरोही पदानुक्रम। जो कल्चरल एरिया है उनकी हायरार्की क्या होती है? सबसे बड़ा क्या होता है? कल्चरल वर्ल्ड होता है, सबसे बड़ा होता है कल्चरल वर्ल्ड। क्या होता है? कल्चरल वर्ल्ड है, सबसे बड़ा होता है। इस कल्चरल वर्ल्ड में कई क्या होते हैं? कल्चरल रिल्म होते हैं। और कल्चरल रिल्म में कई क्या होते हैं? कल्चरल रीजन होते हैं। तो ये हायरार्की है, आपको याद रखनी है। ये नेट में भी पूछी गई है और यहाँ पे भी पूछी गई। तो कल्चरल वर्ल्ड, फिर रिल्म और रीजन, यानी कि 2 नंबर इसका राइट आंसर हो गया। अगला, निम्नांकित मानचित्र में आधुनिक विश्व के सांस्कृतिक परिमंडलों को किस विद्वान के अनुसार दर्शाया गया? ये एक डायग्राम दिया हुआ था। अब ये जो डायग्राम है किसके अनुसार दर्शाया गया है? ये जो हम पढ़ते हैं कल्चरल रिल्म पढ़ते हैं, तो कल्चरल रिल्म है, ये कल्चरल एरिया पढ़ते हैं। एक तो स्पेंसर थॉमस के पढ़ते हैं, दूसरे रसेल एंड निपिन के पढ़ते हैं, और ब्रॉयक एंड वेब के पढ़ते हैं। ये 3 हम मोटे-मोटे पढ़ते हैं। तो वैगनर और मिक्सेल नहीं, डिकिंस एंड पिट्स नहीं, रसेल, निपिन और स्पेंसर थॉमस, इसमें से ही होगा। तो ये किसके हैं? स्पेंसर थॉमस के हैं या रसेल निपिन के हैं? तो इनको अगर हम देखें तो ये है रसेल और निपिन के। किसके हैं? रसेल और निपिन के। रसेल और निपिन के। रसेल और निपिन ने कितने दिए थे? रसेल और निपिन ने दिए थे 7 कल्चरल वर्ल्ड दिए थे। कितने दिए थे? 7 कल्चरल वर्ल्ड दिए थे और चॉइस रिल्म दिए थे। रसेल और नेफे ने कितने दिए थे? 7 कल्चरल वर्ल्ड और 24 कल्चरल रिल्म दिए थे। एक तो ये चीज। दूसरा, इनकी जो बुक का नाम था वो था कल्चर वर्ल्ड्स। 1971 में इनकी पुस्तक आई थी, कल्चर वर्ल्ड्स। कल्चर वर्ल्ड्स इनकी पुस्तक का नाम है। उसके अंदर इन्होंने दिए थे। तो कितने हुए? 7 कल्चरल वर्ल्ड है। इसके अंदर ये है ड्राई, जो शुष्क मंडल लिखा हुआ। अब ये इतना क्लियर नहीं था पेपर के अंदर ही, ये क्या ऑनलाइन पेपर हुआ था, इतना क्लियर नहीं था, पर फिर भी हम इसको थोड़ा सा डिक्टेट कर लेते हैं। इतना क्लियर नहीं है, पर जो लिखे हुए हैं इसको देखो, इसको बोलते हैं मंडल, इसको बोलते हैं परिमंडल। इसको क्या बोलते हैं? मंडल, और इसको बोलते हैं परिमंडल। तो कल्चरल वर्ल्ड है, तो ये लिखा हुआ है शुष्क मंडल। अब ये कहीं से कोई बुक से ही इन्होंने फोटो लिया है। तो 7 इन्होंने बताए थे कल्चरल वर्ल्ड। क्या बताए थे? कल्चरल वर्ल्ड यानी मंडल। क्या बताया? मंडल। तो शुष्क मंडल, ये पहले वाला, ये शुष्क मतलब ड्राई। तो कौन कौन से बताए हैं इन्होंने? एक तो ड्राई। ड्राई वाला देखो, यहां से सहारा से शुरू होते हुए यहाँ से थार का मरुस्थल और पूरा जो सेंट्रल एशिया वाला, ये पूरा ड्राई मंडल है। ड्राई मंडल है, ये पूरा है। इसके अंदर 2 भाग होते हैं। एक तो बर्बर जातियां होती है, और दूसरी जो होती है तुर्क मंगोल होती है। तुर्क मंगोल ये रीजन हो गया मंगोलिया तक, और इधर जो है अरब बर्बर हो गए, अरेबियन और बर्बर हो गए, दूसरे तुर्क मंगोल हो गए। ये दो दो ग्रुप हैं इनके। दूसरा जो है यूरोपियन, ऊपर वाला जो है यूरोपियन, ड्राई यानी शुष्क हो गया। मैं इसको लिख रहा हूं, पर कितने हैं? 7 है। मैं कहाँ लिखूंगा? यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहला ड्राई शुष्क, दूसरा यूरोपियन, ये यूरोपियन मंडल हो गया। तीसरा अगर देखें अमरीकी, तीसरे में अमरीकी, अमरीकी पूरा एक ही ले रखा है। देखो अमरीकी, अमेरिका के फिर हम अलग अलग कर देते हैं। तीसरा अमेरिकी, अमेरिकन। चौथा मंडल जो है वो है अफ्रीकन, ये ले लिया अफ्रीकन। फिर ऊपर हो गया पोलर मंडल। क्या हो गया? ध्रुव वाला है, पोलर मंडल हो गया। पांचवा हो गया पोलर। छठा हो गया पैसिफिक। और सातवां हो गया ओरिएंटल एशियन। ये जो है ओरिएंटल एशियन है, जो इंडिया वाला जो है ओरिएंटल एशियन।
ओरिएंटल, एशियन, इसके अंदर इंडिया, चाइनीज वगैरह जो आ रहे हैं, ये प्राच्य है। क्या ओरिएंटल मतलब प्राच्य, प्राच्य मंडल है। तो ये 7 क्या हो गए? 7 कल्चरल वर्ल्ड हो गए। तो 7 आपको दिख रहे हैं। ये अफ्रीकी दिख रहा है, ऊपर ड्राई दिख रहा है। तो ये स्पेंसर और थॉम सॉरी किसका है? ये रसेल और निफिन का है। किसका है? रसेल और निफिन का है। 7 कल्चरल वर्ल्ड, 24 कल्चरल रीजन, बुक का नाम है ये। अगला, अगले वाले में जो 1, 2, 3, 4 लिखे हैं, ये है कल्चरल, क्या है? कल्चरल रिल्म है। और इन कल्चरल रिल्म को पहचानना है। 4 नंबर तो ऑस्ट्रेलिया है। तो देखो 2 तो 4 नंबर ऑस्ट्रेलिया है। 1, 2, 3, 4 4 नंबर ऑस्ट्रेलिया, ये 4 नंबर है। तो 4 नंबर ऑस्ट्रेलिया हो गया। 4 नंबर ऑस्ट्रेलिया हो गया। अगला है 1 नंबर है पॉलिनेशिया। 1 नंबर क्या है? पॉलिनेशिया है। 1 नंबर क्या है? पॉलिनेशिया। ये जो दिख रहा है बड़े वाला, ये पॉलिनेशिया है। फिर माइक्रोनेशिया है। ये जो पापुआ न्यू गिनी के ऊपर वाला जो है, ये माइक्रोनेशिया है। और 3 नंबर ये मेलोनेशिया, जिसके अंदर ये पापुआ न्यू गिनी और ये जो द्वीप आ रहे हैं, ये वाले, ये जो आ रहे हैं, ये हो गया। इसके अंदर 1 नंबर है। 1 नंबर में क्या आ रहा है? 1 नंबर में पॉलिनेशिया आ रहा है। इसके अंदर अगर आप देखोगे, पॉलिनेशिया के अंदर न्यूजीलैंड भी आ रहा है। ध्यान रखना, ये पॉलिनेशिया में ये जो न्यूजीलैंड दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? न्यूजीलैंड दिख रहा है। तो न्यूजीलैंड पॉलिनेशिया के अंदर है। पॉलिनेशिया में और कौन से आएंगे? पॉलिनेशिया के अंदर ये देखो हवाई भी आ रहा है। कौन सा आ रहा है? हवाई द्वीप भी आ रहा है। अमेरिकन समाओ, कुक आइलैंड, टोगा भी आ रहा है, हवाई भी आ रहा है। तो हवाई, टोगा, न्यूजीलैंड, ये इसमें आते हैं। 2 नंबर में कौन से आते हैं? 2 नंबर हमारा जो है माइक्रोनेशिया है। क्या है? माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया में आता है, वो आते हैं 2 नंबर में मार्शल आइलैंड आता है, नौरू आता है। ये मार्शल आइलैंड और नौरू आता है। और मेलानेशिया के अंदर, मेलानेशिया जो ये 3 नंबर है, इसके अंदर पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी है। और इसके अलावा फिजी है। ये जो द्वीप आते हैं, तो मैंने कुछ-कुछ बता दिए, वो आप नोट कर सकते हो और मैप में आप थोड़ा-सा इनको देखना। तो ये ऐसा ही डायग्राम था जो उसके अंदर एग्जाम में दिया हुआ था। तो कौन सा हुआ? पॉलिनेशिया, ये बड़े वाला जो है पूरा पैसिफिक वाला ये, फिर ये ऑस्ट्रेलिया है। ऊपर वाला माइक्रो है, बीच में माइक्रो और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है मेलानेशिया। इसको ध्यान रखना। अगला सवाल, अगले सवाल में पूछा गया है, ए जियोग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग इन द यूनाइटेड स्टेट। द जियोग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग इन द यूनाइटेड स्टेट किसने लिखी थी? ये डी.एम. स्मिथ ने लिखी थी। डी.एम. स्मिथ ने इसको लिखा था। अगले वाले में कसगई, कसगई क्या है? ट्राइब है, जो कि थोड़ी घुमक्कड़ है, नोमैडिक है। क्या है? नोमैडिक है, थोड़ी घुमक्कड़ टाइप की है। ये किसके बीच में माइग्रेट करते हैं? ये किसके बीच में माइग्रेट करते हैं? माइग्रेट बिटवीन किसके बीच में करते हैं? तो ये करते हैं, ये अ, जैग्रोस माउंटेन से लेके फारस की खाड़ी के बीच में करते हैं। तो ये इराक वगैरह यहाँ पे करते हैं। फारस की खाड़ी, इराक से लेके ऊपर ठेठ नॉर्थ में जाते हैं जैग्रोस पर्वत, और नीचे है फारस की खाड़ी है, पर्सियन। तो ईरान, ईरान तक आते हैं। ईरान शायद, हाँ ईरान। ये लगभग लगभग भारतीय जो राजस्थान में जो कल्चर है वैसे ही दिखते हैं। तो ऊपर जाते हैं जैग्रोस पर्वत, नीचे ईरान तक इनका वो एक तरह का माइग्रेशन होता है। तो ये नोमैडिक टाइप ऐसे माइग्रेट करते हैं। दे आर मोस्टली मुस्लिम एंड Siet, and they talk in Ajari. Ajari इनकी ट्राइब है। कसगाई टेंट इज द सिया चादोर, ब्लैक टेंट है, उसको कहा जाता है, ब्लैक टेंट में रहते हैं। विच इज वोवन विद द गॉट वुल, गॉट वुल बकरी की खाल के साथ इनको मतलब सिला हुआ होता है, उसमें ये रहते हैं और ऐसे माइग्रेट करते हैं। तो कहाँ? जैग्रोस पर्वत से लेके पर्सियन तक करते हैं। ये इस ट्राइब का स्पेसिफिक पूछा है, इस जनजाति का स्पेसिफिक पूछा है। तो ये 2014 तक के सवाल थे। 2020 के सवालों में देखें तो सोशल जियोग्राफी क्या करता है? सोशल जियोग्राफी समाज के जीवन का क्षेत्रीय संगठन, टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी देखता है। पैटर्न इन लोकेटिंग सोशल प्रोडक्शन, सोशल प्रोडक्शन का सोशल प्रोडक्शन को लोकेट करता है। सामाजिक उत्पादन की अवस्थितियों का प्रारूप देखता है।
फिर विभिन्न देशों, क्षेत्रों और निवास क्षेत्रों में सामाजिक प्रारूप का स्वरूप देखता है। सोशल पैटर्न अपीयर इन डिफरेंट कंट्रीज, एरियाज एंड लोकेलिटीज, इसको देखता है। एनवायरमेंटल रिलेशन ऑफ द सोसाइटी है, एनवायरमेंटल का क्या रिलेशन है, अभी हम देख रहे थे सोसाइटी के साथ या कल्चर के साथ होता है, कल्चरल इकोलॉजी में हम देखते हैं, तो ये कल्चरल इकोलॉजी भी देखता है। ये चारों पहलू देखता है। सोशल जियोग्राफी में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, तो ये सोशल जियोग्राफी की अ, परिभाषा और स्कोप से आ गया, नेचर से आ गया। अब ये कुछ ट्राइब दी हुई है, इन ट्राइब को मैच करना है, इन ट्राइब को मैच करना है। कौन सी मैच नहीं है? मसाई है, वो कीनिया और तंजानिया में होती है। मसाई ट्राइब है, कीनिया और तंजानिया में होती है। मसाई ट्राइब का हमने जब घर देखे थे तो इनका कराल घर होता है। मसाई ट्राइब है, वो कराल है, वो घर होता है। बीच में पशु रखते हैं और बाड़े के अंदर अपने तंबू रखते हैं उसके चारों ओर। बीच में पशु रख के उसके चारों ओर ये रखवाली करते हैं तंबू बना के। बाड़े टाइप में बाड़ होती है पूरे कांटों की। और ये गायें रखते हैं, गाय के दूध के साथ में गाय का ही हल्का-हल्का जो उनका खून है, उसको फूड के रूप में ये लेते हैं। बुशमैन ट्राइब है, वो कालाहारी मरुस्थल में रहती है। बुशमैन ट्राइब है, वो कालाहारी मरुस्थल में। बोरोरो ट्राइब है, वो ब्राज़ील में है। चकमा ट्राइब है, चकमा ट्राइब है, श्रीलंका में नहीं रहती है। ये लगभग आप देखोगे इसको, तो ये जो म्यांमार वगैरह, जो म्यांमार वाला रीजन है, यहाँ पे चकमा ट्राइब रहती है। चकमा ट्राइब है, ये इसमें ज़्यादा म्यांमार और कुछ और जगहों पे रहती है, श्रीलंका में नहीं रहती है। श्रीलंका में चकमा ट्राइब है, वो नहीं रहती है। अगला, व्हिच नेटिव लैंग्वेज इज स्पोकन बाय हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड? नेटिव स्पीकर की बात करेंगे तो मंडारिन सबसे पहले। नेटिव स्पीकर की बात करेंगे जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, क्या होती है? फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज की बात करते हैं, वो कहलाते हैं नेटिव स्पीकर। तो फर्स्ट लैंग्वेज जिनकी क्या है? मंडारिन है, वो ज्यादा है। स्पेनिश दूसरे नंबर पे, इंग्लिश तीसरे नंबर पे। जबकि टोटल में करोगे तो इंग्लिश पहले पे होगी। टोटल में करोगे तो इंग्लिश पहले पे होगी। तो मंडारिन, स्पेनिश, इंग्लिश और हिंदी, पोर्तुगीज, ये इस तरीके से आता है। चौथे नंबर पे हिंदी आती है। तो ये पहले नंबर पे कौन सा हो गया? नेटिव स्पीकर में, नेटिव स्पीकर में पहले नंबर पे मंडारिन हो गई, जिसको चीनी भी बोलते हैं, चाइनीज भी बोलते हैं। अगला, अगले में विश्व में निम्नलिखित धर्मों को, धर्म भी दिए हुए हैं हमारे, लैंग्वेज दी हुई है, भाषाएं दी हुई है, धर्म दिए हुए हैं। तो रिलीजन को देखें तो रिलीजन को उनके अनुयायियों के हिसाब से अवरोही क्रम में जमाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में क्या है? सबसे ज्यादा है वो ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म के बाद में क्या है? ईसाई धर्म के बाद इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म के बाद में नास्तिक लोग हैं, अनएफिलिएटेड लोग हैं, जो किसी भी धर्म से जुड़े हुए नहीं है। चौथे नंबर पे हिंदू धर्म है। तो इनको देखें, पहले नंबर पे क्रिश्चियन, दूसरे नंबर पे इस्लाम। क्रिश्चियन के बाद में क्या आना चाहिए? इस्लाम आना चाहिए, फिर हिंदू और फिर बुद्धिज्म। देखो 4% ही हो गया। तो ये राइट आंसर क्या हो गया? 53 में चौथा नंबर हो गया। अगले सवाल में पूछा गया है, कौन से भाषा परिवार में सबसे कम भाषाएं सम्मिलित? जब ये पूछा गया था तो इसका फाइनल जो मतलब आंसर है वो माना गया था सीनो तिब्बतन। ये आरपीएससी ने माना है। क्या माना है? आरपीएससी ने इसका आंसर माना है। अब अलग-अलग लोग इसको, अलग-अलग लोग हैं, वो किसके अंदर भाई इस लैंग्वेज की कौन सी लैंग्वेज फैमिली में लैंग्वेज कितनी है? अलग-अलग संस्थाएं इसके डेटा जारी करती है। तो इन्होंने कहा कि सीनो तिब्बतन में कम है। और कौन-कौन से ग्रुप लिखे? अटलांटिक कांगो लिखा सबसे ज्यादा, अटलांटिक कांगो ज्यादा लिखा। फिर लिखा ऑस्ट्रोनेशियन दूसरे नंबर पे, इंडो यूरोपियन तीसरे पे, सीनो तिब्बतन चौथे पे। अब इसमें तो बहुत सारी भाषाओं के तो बहुत सारी फैमिलियां हैं। ऐसे हम मोटे-मोटे 8 फैमिली पढ़ते हैं ज्यादातर, बाकी और भी छोटी-छोटी और फैमिलियां। तो इन्होंने इसको ले लिया। हालांकि अब इसमें देखोगे तो इंडो यूरोपियन कम है। एथनोलॉग की देखेंगे, ये ग्लोटोलॉग की रिपोर्ट है। ग्लोटोलॉग की रिपोर्ट में देखो, इसमें 514 और 586 है, जबकि इंडो यूरोपियन में 458, 454। तो उत्तर होना चाहिए था इंडो यूरोपियन, अगर इस रिपोर्ट के हिसाब से देखें। तो इन्होंने मानी है ये। अब अगली बार कौन सी मान ले, ये थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्शियल सवाल है, क्योंकि यार ऐसा सवाल कैसे याद करोगे? और अलग-अलग रिपोर्ट है, उन्होंने कोई रिपोर्ट का हवाला तो नहीं दिया है।
तो रिपोर्ट का रेफरेंस भी नहीं दिया हुआ है। तो ये इसमें देखो, इस वाले में अटलांटिक कांगो बोल रहे हैं, ये नाइजर कांगो बोल रहे हैं, ठीक है, अटलांटिक कांगो, नाइजर कांगो। ऑस्ट्रोनेशियन बोल रहे हैं, ऑस्ट्रोनेशियन बोल रहे हैं, ये भी ठीक है। फ्रांस न्यू गिनिया, ये इधर है कम, इसको यहाँ पे ज्यादा ले आया। फिर सिनो तिब्बतन, इधर ज्यादा है, इधर कम है, इंडो यूरोपियन। इस तरीके से थोड़ा सा ये वैसे है, और इन्होंने इसको माना है ये, तो सिनो तिब्बतन भाई मैं लिख लेता हूँ बाकी। अब इसके हिसाब से एथनोलॉग में ये सबसे ज्यादा है वो नाइजर कांगो या अटलांटिक कांगो है, ये ध्यान रखना। बाकी तो अब बहुत सारी है, किसको, इधर ये द्रविडियन को सबसे कम मान रहा है 85। इधर देखो द्रविडियन के बाद भी अरावाकन भी आ रही है। अगला, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कल्चरल जियोग्राफी एंड इवोल्यूशनरी टू आवर ह्यूमनाइज्ड अर्थ? ये किताब किसकी है? कल्चरल जियोग्राफी किताब किसकी है? इवोल्यूशन इवोल्यूशनरी इंट्रोडक्शन टू आवर ह्यूमनाइज्ड अर्थ, ये है जोसेफ अर्ल स्पॉन्सर की, जेई स्पेंसर की। तो स्पेंसर की किताब है ये, तो ये पूछी गई थी। अगला सवाल है, अगले सवाल में पूछा गया था कल्चरल एरिया का कौन सा पार्ट नहीं है? देखो हम तीनों ने, देखो पिछली बार 2014 में क्या पढ़ा, कल्चरल वर्ल्ड होता है, उसके अंदर कल्चरल रिल्म होते हैं, उसके अंदर कल्चरल रीजन होते हैं। कल्चरल ट्रांजिशन एरिया कुछ भी नहीं होता इस हायरार्की के अंदर, इस पदानुक्रम के अंदर कोई ये नहीं होता। तो ये सवाल एक तरह से रिपीट हो गया कि संस्कृति कल्चरल ट्रांजिशनल एरिया कुछ नहीं होता है। अगला, रसेल और निफिन ने संपूर्ण विश्व को कितने सांस्कृतिक मंडलों में, इसमें कल्चरल वर्ल्ड में बांटा है? देखो रसेल निफिन ने पिछली बार डायग्राम दिया 2014 में, अब पूछ रहा है कि कितने थे, मैप दिया और बताया किसका था, रसेल निफिन का था। तो हमने लिखे कितने, 7, सातों के नाम भी मैंने लिखा दिए, कितने, 7 कल्चरल वर्ल्ड और कल्चरल रिल्म कितने, 24। कब दिए, 1971। ये देखो यहाँ पे वापस हम रिवीजन कर देते हैं, कहाँ गया मैप, ये रहा 1971। कल्चर वर्ल्ड किताब है रसेल निफिन की, कल्चर वर्ल्ड है वो किताब है, कल्चर वर्ल्ड। और इसके अंदर कल्चरल वर्ल्ड आ गया, फिर कल्चरल वर्ल्ड में कल्चरल रिल्म आ गए, फिर कल्चरल रीजन आ गए। अगला, स्पेंसर और थॉमस ने कौन सा कल्चरल एरिया नहीं दिया है? कल्चरल एरिया नहीं दिया है स्पेंसर और थॉमस ने। अब ये सवाल हो गया था डिलीट, ये सवाल डिलीट हो गया था, और डिलीट होने का कारण क्या हो सकता है, कौन सा कल्चरल एरिया नहीं दिया है? तो अगर कल्चरल एरिया में देखें तो इन्होंने शायद सभी दिए हैं कि सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, पैसिफिक ओशियन, चाइना, चाइनीज तो इन्होंने दिया है, पैसिफिक भी दिया है, फिर सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया, साउथ एशिया भी दिया है, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया मतलब मध्य एशिया, मध्य एशिया। वैसे अगर इनको, अब ये कल्चरल क्षेत्र है तो वो, अब एक्चुअली क्या उसने मेंशन नहीं किया, सांस्कृतिक क्षेत्र मतलब यहाँ पूछ लिया कल्चरल एरिया। तो कल्चरल एरिया में वर्ल्ड भी हो सकता है, रिल्म भी हो सकता है, रीजन भी हो सकता है, तो इस वजह से शायद उसके अंदर पूछा गया है, अंदर पूछा गया है इस हिसाब से। पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोपियन, अरब, मुस्लिम, अफ्रीकी रिल्म, दक्षिण एशियाई, दक्षिणी पूर्वी, चीन, ऑस्ट्रेलियाई। तो इस हिसाब से ये इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। तो यहाँ पे बाकी ऐसे देखेंगे नए वालों में कल्चरल मंडल देखेंगे तो चीनी भी था, प्रशांत सागरीय भी था, और साउथ एशिया भी था। ये मध्य एशिया नहीं था, दक्षिणी पूर्वी एशिया था, मध्य एशिया नहीं था। अगर उसमें देखेंगे तो आरपीएससी ने क्या माना है, आरपीएससी ने तो डिलीट मान लिया। बाकी अगर इसको, अगर कल्चरल रिल्म की बात करते तो रिल्म में जो नए वाले जो दिए हुए हैं, उन नए वालों में बात करते तो ये मध्य एशिया नहीं है। अगले वाला सवाल है, ये सवाल भी डिलीट हुआ था। ये हम ड्वेलिंग्स पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल का ड्वेलिंग्स पे क्या इफेक्ट है, आवास पे क्या इफेक्ट है। तो पर्यावरण का जो सीधा
जो इफेक्ट है वो किस पे ज्यादा देखा जाता है, क्या देखा जाता है। अब यहाँ पे लिख रहा है द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट ड्वेलिंग कैन बी सीन इन विच रीजन। अब वैसे तो सब पे ही देखा जाता है एनवायरमेंट का, तो यहाँ पे लिखना था ज्यादा किस पे देखा जाता है, ज्यादा वर्ड नहीं लिखा इसलिए ये सवाल डिलीट हो गया। डायरेक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन ड्वेलिंग्स कैन बी सीन, ज्यादा देखना भाई, तो ज्यादा हम देखेंगे टुंड्रा पे ज्यादा देखा जाता है। टुंड्रा बहुत ही ज्यादा हार्श रीजन है, तो यहाँ पे ज्यादा देखा जाता है। इस पे टुंड्रा में ज्यादा देखा जाता है, बाकी में भी देखा तो जाएगा पर इतना लार्जर नहीं देखा जाएगा। टुंड्रा में ज्यादा देखा जाता है, मरुस्थल में भी ज्यादा होता है, तो उसके मुकाबले बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। मरुस्थल पे कैसे बनाए जाते? टुंड्रा में जैसे कि इग्लू बनाते हैं एस्किमो लोग, मरुस्थल में झोपड़ियां बनाते हैं, तो बड़ी बड़ी क्या बनाते हैं, बड़ी बड़ी दीवार बनाते हैं, ताकि वो बड़ी दीवार की वजह से क्या है, बड़ी दीवार की वजह से सर्दी या गर्मी है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। अगला, कार्ल ओ सोवर ने क्या दी थी, कल्चरल जियोग्राफी दी थी। कल्चरल जियोग्राफी के एलिमेंट बताए थे, उन कल्चरल जियोग्राफी के एलिमेंट में कार्ल ओ सोवर ने कौन सा नहीं दिया है। कार्ल ओ सोवर ने कौन सा नहीं दिया है, कल्चरल प्रॉब्लम्स दिया था, कल्चरल हिस्ट्री दिया था, कल्चरल लैंडस्केप दिया था, कल्चरल मूवमेंट्स नहीं दिया था। उन्होंने कल्चरल लैंडस्केप सब दिया था, कल्चरल हिस्ट्री भी दिया था, कल्चरल प्रॉब्लम्स भी दिया था, कल्चरल मूवमेंट नहीं दिया था। इसके अलावा इसमें कुछ और हो तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, इन्होंने क्या क्या दिया था, इन्होंने दिया था, कार्ल सावर ने दिया था समस्याएं दिया था, क्षेत्र दिया था, समस्याएं, क्षेत्र, इतिहास, भूदर्शीय और पारिस्थितिक। क्या दिया था, कल्चरल इकोलॉजी दिया था। इसके अलावा दिया था कल्चरल इकोलॉजी, कल्चरल इकोलॉजी भी इन्होंने दिया था। पारिस्थिति, पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी, इसके अलावा कल्चरल रीजन, कल्चरल रीजन या फिर हिंदी में सांस्कृतिक क्षेत्र, क्षेत्र मतलब कल्चरल एरिया होगा शायद, क्या होगा, कल्चरल एरिया। तो ये उन्होंने दिया था, समस्याएं दी थी, प्रॉब्लम्स दिया था, हिस्ट्री दी थी, क्षेत्र दिया था, भूदर्शी दिया था, पारिस्थितिक दिया था। इन्होंने ये कल्चरल जियोग्राफी के 5 एलिमेंट बताए। कितने बताए, 5 बताए। कौन सा नहीं बताया, कौन सा नहीं बताया, सांस्कृतिक आंदोलन नहीं बताया। कौन सा नहीं बताया, कल्चरल मूवमेंट नहीं बताया। कौन कौन से बताए, कल्चरल प्रॉब्लम, हिस्ट्री, लैंडस्केप, और ये चौथा ये, और पांचवा ये। 1 2 3, 5 एलिमेंट बताए। कितने बताए, 5 एलिमेंट्स बताए कार्लो सॉवर ने। बर्कले स्कूल से थे, अमेरिका की बर्कले स्कूल से थे, जिन्होंने जो लैंडस्केप था उसे बना दिया लैंडस्केप शब्द, लैंडस्केप ले आए। और कल्चरल लैंडस्केप पे बहुत काम किया इन्होंने, कल्चरल लैंडस्केप शब्द दिया, सांस्कृतिक भूदर्श्य दिया। इसके अलावा कल्चरल जियोग्राफी में 4 और दिए, मतलब टोटल 5 इन्होंने एलिमेंट दिए। अगले में जो सवाल है वो 2024 के अंदर बहुत सारे पूछे गए थे। 2024 के अंदर सोशियो कल्चरल से काफी पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा नागा तथा संथाल प्रजातियों की संस्कृति में समानता होने का एक उदाहरण। अब एक नागा ट्राइब है और एक दूसरी संथाल ट्राइब है। अब इसमें क्या समानता हो सकती है, कल्चरल डिफ्यूजन की, फंक्शनल कल्चरल एरिया की, कल्चरल इकोलॉजी की, या फॉर्मल कल्चरल एरिया। ये इनमें समानता क्या है, इनका एक फॉर्मल कल्चरल एरिया है और इनका भी फॉर्मल कल्चरल एरिया है। ये राइट आंसर माना था, पर थोड़ा सा मुझे ये सवाल कोई अच्छा सवाल नहीं लगा कि इनमें क्या समानता है, फिर बोल रहे फॉर्मल कल्चरल एरिया की। अब उनका कल्चरल एरिया ये है, इनका अलग है कल्चरल एरिया, कल्चरल एरिया तो अलग है। फॉर्मल मतलब हम ट्राइब के हिसाब से बनाते हैं, वो फॉर्मल होता है। फंक्शनल होता है जिसके अंदर नोड होता है, जिसके अंदर नोड होता है। कल्चरल डिफ्यूजन और इकोलॉजी ये तो दोनों की अलग ही होगी। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा मतलब वेग सवाल था, ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। बेडू जनजाति में एक समान रक्त वाला समूह है।
पिछली बार पेपर हुआ था थोड़े सोशियो कल्चर के सवाल है, बहुत टिपिकल दिए थे। अब बद्दू बहुत सारी ट्राइब्स है, अब बहुत सारी ट्राइब्स के भी सब अलग-अलग पढ़ो, तो मुमकिन तो नहीं है कि सारा पढ़ा जाए, हम मोटा-मोटा पढ़ सकते हैं। तो जिनका ब्लड टाइप सिमिलर होता है, उनको बोलते हैं क्या बोलते हैं? समूल्ला। क्या बोलते हैं? समूल्ला बोलते हैं। एक समान रक्त वाला समूह होता है, उसको बोलते हैं समूल्ला। ये बद्दू ट्राइब होती है। बद्दू ट्राइब है जो घुमक्कड़ टाइप होते हैं। क्या होते हैं? नोमैडिक होते हैं, जो घूमते रहते हैं इधर से उधर, नोमैडिक पास्टरलिज्म करते हैं। घुमक्कड़ पशुचारण करते हैं और घूमते रहते हैं। ये बद्दू ट्राइब है और इनमें एक समान रक्त वाला जो समूह होता है, वो समूल्ला कहलाता है। अगला, सांस्कृतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस विद्वान ने उल्लेख किया? कल्चरल रीजन सबसे पहले व्हिसलर ने बताए थे। कल्चरल रीजन है वो कार्ल सावर से भी पहले कल्चरल रीजन है, वो बता देते हैं, व्हिसलर बता देते हैं। मतलब व्हिसलर कोई जियोग्राफर तो नहीं थे, पर इन्होंने बताए थे सबसे पहले। अगला, इसके बारे में मैंने लेक्चर में थोड़ा बताया था, व्हिसलर ने क्या काम किया था, इसके बारे में बताया था, पर अब मुझे याद नहीं आ रहा। अगर आपको रिकॉल करना है तो वो लेक्चर ज़रूर देख लेना। अगला, 3 देखो, अब मैं उस समय याद कर रहा था आपको, बता रहा था कि पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, इसके अंदर आइलैंड भी पूछ सकते हैं। तब मैं मैप बता रहा था कि इसके अंदर कौन-कौन से आते हैं। पॉलिनेशिया के अंदर हवाई आता है। पॉलिनेशिया के अंदर क्या आता है? हवाई आता है। तो ए का सेकंड लो हो गया, 1 से ही सॉल्व हो गया। माइक्रोनेशिया में क्या आएगा? बी का पहला। माइक्रोनेशिया में आएगा बी का पहला मार्शल आइलैंड। मार्शल आइलैंड मैंने बताया था आपको। मेलानेशिया में फिजी और पापुआ न्यू गिनी बताया था मैंने। फिजी और पापुआ न्यू गिनी। पॉलिनेशिया में हवाई और न्यूजीलैंड बताया था मैंने आपको। तो ये देखो मेलानेशिया में क्या आ गया? मेलानेशिया में आ गया सी का थर्ड, ये आ गया मेलानेशिया। तो इस तरीके से ये देखो मैच वाला सवाल भी आ गया, इसकी मैचिंग यहाँ पे हुई है 36वां। अगला, अगले सवाल में कौन सा सांस्कृतिक प्रदेश उत्तर पश्चिम यूरोपीय परिमंडल में सम्मिलित नहीं है? अब देखो ये कॉमन सेंस से भी हो सकता है। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन सर्कल कल्चरल रीजन है और नॉर्थ वेस्टर्न है। देखो मान लो यूरोप है तो इधर नॉर्थ है, इधर क्या है? वेस्ट है, इधर नॉर्थ है। इटली किधर है? इटली इधर है। इटली मेडिटेरेनियन जो सी है उसके अंदर ऐसे लंबा-लंबा बाहर की ओर ऐसे निकला हुआ मेडिटेरेनियन सी में। तो इटली किधर है? इटली साउथ में। साउथ में है तो उत्तर क्या हो गया? ये। लो रीजन कौन सा है? नीदरलैंड और बेल्जियम। बेनेलेक्स कंट्री बोलते हैं हम, बेल्जियम। ये जो कंट्री है, नीदरलैंड ने क्या की है? नीदरलैंड ने जर्मनी उधर ही है, फ्रांस भी उधर ही है। नीदरलैंड ने क्या किया? नीदरलैंड कहो या हॉलैंड कहो, इन्होंने पोल्डरिंग की है। क्या की है? पोल्डरिंग। पोल्डरिंग में क्या करते हैं? डाइक होती है, नेचुरल डाइक होती है, उन डाइक पे दीवार बना देते हैं। डाइक के ऊपर क्या बना देते हैं? वॉल बना देते हैं। और जो पानी होता है अंदर वाला वो बाहर निकाल देते हैं। समुद्र तल से नीचे वाली जमीन है उस पे भी खेती करते हैं ये। लो एरिया, लो रीजन है और यहाँ पे टुलिप्स वगैरह की खेती बहुत होती है नीदरलैंड में। तो ये लो रीजन हो गया। जर्मनी आपको पता ही है, फ्रांस आपको पता ही है, फ्रांस और जर्मनी इधर ही है, वेस्टर्न साइड में ही है। तो यूरोप के ये, इटली कहाँ पड़ता है? साउथ में पड़ता है, तो ये साउथ का हो गया। अगला सवाल, अगले सवाल में पूछा है जाति में सदस्यता आनुवांशिक होती, ये कथन किसका है? अब स्टेटमेंट कितने भी पूछे जा सकते हैं और कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, आपको याद रहते हैं तो पुराने वाले पीवाईक्यू में जो पूछे हुए हैं वो याद रख सकते हो, बाकी इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसमें 38वें में है कि ये कथन किसका है? मेंबरशिप इन कास्ट इज हेरिडेटरी। जाति की सदस्यता कैसे मिलती है? आपको माता पिता से जाति मिलती है। तो माता पिता से जाति मिलती है, ये है ब्लंट की। ये किसने कहा? ब्लंट ने ये स्टेटमेंट कहा है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा मानवीय कारक सांस्कृतिक विसरण में अवरोधक नहीं है? डिफ्यूजन ऑफ कल्चर में हाइंड्रेंस पैदा नहीं करता है। डिफ्यूजन ऑफ कल्चर में, कल्चर के जो विसरण में कौन हाइंड्रेंस पैदा नहीं करता है? एथनिक नैरो, जातीय संकीर्णता करती है, कल्चरल डिफ्यूजन करने नहीं देती है। धार्मिक कट्टरता भी नहीं करने देती है, अज्ञानता भी नहीं करने देती है। शिक्षा, शिक्षा तो कहती है कि आप कहीं पे भी जा सकते हो, तो शिक्षा नहीं करेगी, ये तो कॉमन सा हो गया। बाकी सारे देखो धार्मिक कट्टरता, अज्ञानता, संकीर्णता,
ये तीनों शब्द आप आराम से इनको निकाल सकते थे और हमारा शिक्षा है वो कोई बाधा नहीं करती। अगली है किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोग्राफी, प्रिंसिपल्स डे जियोग्राफिक सोशियाले, प्रिंसिपल्स डे जियोग्राफी सोशियाले। ये किताब किसकी है? ये पॉल क्लावल की है। किसकी है? पॉल क्लावल। पॉल क्लावल की किताब है। कुछ किताबों के नाम पूछे जाते हैं तो एक ये किताब हो गई। जैसे सोशल जियोग्राफी की और भी कुछ एक दो किताबें मुझे अभी तो याद नहीं आ रही है। सोशल जियोग्राफी की मैंने करवा रखी है, सीरीज करवा रखी है, उसके अंदर आप देख लेना, एक दो किताबें पूछी हुई है। अब है एक्सपांशन डिफ्यूजन अंडर हैगरस्टैंड्स explanation of cultural diffusion. Which of the following is not one of the type of expansion diffusion? Expansion diffusion. दो तरह के डिफ्यूजन होते हैं। एक होता है रीलोकेशन। हैगरस्टैंड दो तरह के बताता है, एक तो रीलोकेशन बताता है, दूसरा एक्सपांशन बताता है। एक्सपांशन के फिर तीन टाइप बताता है। हैगरस्टैंड है एक्सपांशन डिफ्यूजन के तीन टाइप बताते हैं। एक तो बताते हैं हायरार्कियल, दूसरा बताते हैं कंटेजियस, तीसरा बताते हैं स्टिमुलस। अब रीलोकेशन का मतलब है कि यहां कोई जो थे वो यहां से होके उठ के पूरा दूसरी जगह रीलोकेट हो गए। क्या हो गए? रीलोकेट हो गए। ये पूरे रीलोकेट हो गए। दूसरे एक्सपांशन वाले में क्या होता है? मूल निवास पे बने रहोगे आप और फिर वहां से करोगे। ऐसा नहीं मूल निवास पे बने रहोगे। जैसे कि भाई इस्लाम है तो इस्लाम पहले जैसे कि इजराइल का जैसे भाई स्थान है, यरूशलेम, मक्का मदीना है, तो मक्का मदीना में भी वहां पे भी रहा और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैला। तो ये क्या हुआ है? ये एक्सपांड कर रहा है धीरे धीरे। अब जैसे इसके पड़ोसी को, फिर उसके पड़ोसी को, उसके पड़ोसी को, ये एक्सपांशन हो रहा है, प्रसार हो रहा है। रीलोकेट वाला तो यहां से खाली होके दूसरा हो जाए, यहां से खाली होके पूरी दूसरी जगह चले जाए। जैसे कि यहूदी लोग थे, दूसरी जगह से खाली हो गए कहीं और, वहां चले गए, इजराइल में चले गए, खाली हो गए। तो ये वाले दो प्रकार बताए। तो रीलोकेट होना इसका एक्सपांशन का प्रकार नहीं है, ये हैगरस्टैंड ने कहा था। हैगरस्टैंड ने और क्या दिया था? हैगरस्टैंड ने इनोवेशन ऑफ डिफ्यूजन दिया था, तो इसमें कल्चरल डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा टाइम स्पेस जियोग्राफी दी थी, स्वीडिश विद्वान थे। तो राइट आंसर क्या हो गया? रीलोकेशन। पुनर्भव स्थिति प्रसरण, ये नहीं होगा। अगला, स्पेंसर और थॉमस ने वर्ल्ड को, अब आया स्पेंसर और थॉमस। क्या आया है? स्पेंसर और थॉमस। पहले हमने क्या देखा था? पहले देखा था रसेल और निफिन। पहले क्या देखा था? रसेल और निफिन देखा था। रसेल और निफिन, ये रसेल निफिन का पूछा। अब किसका पूछ रहा है? अब पूछ रहा है स्पेंसर और थॉमस का। स्पेंसर और थॉमस ने कितने कल्चरल वर्ल्ड दिए? कल्चरल वर्ल्ड दो ही दिए थे इन्होंने। कल्चरल वर्ल्ड कितने दिए थे? दो। कल्चरल रिल्म कितने दिए? 11। कितने दिए? 11। अब इन्होंने क्या पूछा है? कल्चरल वर्ल्ड दो, वो तो कहीं है नहीं, वो तो कहीं है नहीं। कल्चरल रिल्म है, वो दिए इन्होंने 11। तो राइट आंसर इन्होंने आरपीएससी ने यही माना। आरपीएससी ने यही इसका उत्तर माना था। प्रोविजनल में, फाइनल में क्या माना जाएगा ये तो पता नहीं, आप देख सकते हो। ये क्या है? परिमंडल है। मंडल होता है वो होता है क्या? कल्चरल वर्ल्ड होता है वो मंडल है, और ये जो 11 है ये क्या है? परिमंडल है। मंडल दो थे, मंडल दो थे, एक तो न्यू वर्ल्ड और एक ओल्ड वर्ल्ड। वर्ल्ड दो थे, कितने थे? न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड। तो ये इस पे ऑब्जेक्शन लगाया गया था। अब वो क्या मानते हैं ये पता नहीं, पर होते कितने हैं? 2 और 11। ये मैप है, ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड। ये न्यू वर्ल्ड हो गया और बाकी ओल्ड वर्ल्ड है ही। अगला, अगले में निम्नलिखित में से स्पेंसर और थॉमस ने किताब कौन सी लिखी? रसेल निफिन की किताब हमने पढ़ ली,
स्पेंसर और थॉमस की इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी, इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी है वो स्पेंसर और थॉमस की है। किताब का नाम क्या है? इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी। एक तो कल्चरल जियोग्राफी एंड इवोल्यूशनरी, एक किताब और देखी थी, वो केवल स्पेंसर की थी। एक किताब हमने और देखी थी, वो अलग थी। ये इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी एक किताब ये है। तो इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी बाय स्पेंसर और थॉमस, ये किताब हो गई। एक और देखी थी हमने, कौन सी देखी थी? ये वाली, वो केवल स्पॉन्सर की है। ये देखो, ये है कल्चरल जियोग्राफी, ये केवल कल्चरल जियोग्राफी है, वो है इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी। ये है कल्चरल जियोग्राफी और इस किताब का नाम क्या है? इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी। ये दो किताबें हैं। इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी वो स्पेंसर थॉमस की है और वो वाली जो किताब है वो कल्चरल जियोग्राफी है। ये दो किताबें होगी। द बेसिक, जो लक्षण है, मूल लक्षण है रिलीजन का क्या है? बेसिक लक्षण क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी क्या कॉन्सेप्ट? पवित्रता की। परसेशन ऑफ सिनफुल डीड्स, पाप कर्मों की धारणा और अलौकिक शक्ति में विश्वास। धर्म में क्या होता है? हम एक शक्ति में विश्वास करते हैं, जैसे कि इस्लाम धर्म है, वो किस में विश्वास करता है? इस्लाम धर्म में अल्लाह में विश्वास करता है। हिंदू धर्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश या किसी देवीय शक्ति में विश्वास करते हैं। पवित्रता में कि हम पवित्र रहेंगे, ये काम करेंगे तो पवित्र रहेंगे, ये हमारे लिए पाप है जो ये करने नहीं चाहिए। इस्लाम धर्म में जैसे कि झूठ बोलना पाप है, शराब पीना पाप है, तो इस तरीके के कुछ पाप दिए हुए हैं। अ कुछ धर्म में मतलब जैसे कि मांसाहार है, सत्य अहिंसा का प्रयोग करना है तो अहिंसा नहीं करना है। तो इस तरीके के पाप और पुण्यों के बारे में बताया गया है और अलौकिक शक्ति के बारे में बताया है। तीनों ही, ये तीनों ही उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव है, ये इस रिलीजन की व्यवस्था हो गई। अगला सवाल है, इसके अंदर 4 रीजन दिए हुए हैं और सामने ट्राइब है, इनको जमाना है। सामने ट्राइब है, इनको जमाना है। तो इसमें देखते हैं कि टुंड्रा है, टुंड्रा में कौन से आएँगे? टुंड्रा के अंदर आएँगे याकूत, डी का सेकंड, डी का सेकंड, एक ही सॉल्व हो गया, एक से ही सॉल्व हो गया। ऊपर वाली जो टुंड्रा प्रदेश की और जो ये कनाडा, ग्रीनलैंड, इस रीजन में जो ऊपर वाले साइबेरिया वगैरह जो रीजन है, इसमें जो जातियाँ रहती है, याकूत, युकागीर, एस्किमो, ये जो जो भी जातियाँ रहती है, अगर याद है आपको, तो ये इससे ही हो गया। फिर भी और देखें, इक्वेटोरियल रीजन में कौन रह रहा है? सेमांग रह रही है। कौन-सी रह रही है? सेमांग रह रही है इक्वेटोरियल रीजन में। सेमांग इधर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सेमांग रहती है, सेमांग जनजाति। हॉट डेजर्ट के अंदर कौन रहेगा? हॉट डेजर्ट में ये बद्दू या बेडुइन्स, बद्दू बेडुइन्स ये रहेंगे। फिर म फिर कौन-सी है? फिर है मानसून फॉरेस्ट और हिली रीजन। मानसून फॉरेस्ट और हिली रीजन, पहाड़ियों पे और मानसून फॉरेस्ट में कौन रहती है? संथाल रहती है भारत की। तो ये सी का फोर्थ हो गया, सी का फोर्थ हो गया, सी का फोर्थ भी इसी में ही एक में ही आ रहा है। अब आ रहा है लास्ट सवाल हमारा। अब ये ट्राइब पूछी थी, ये कोई इतनी फेमस ट्राइब तो नहीं है, पर उस समय शायद जिस साल ये पेपर हुआ था, उस साल ये चर्चा में थी, यानोमामी ट्राइब। उस साल चर्चा में क्यों थी? 2000, ये कब में हुआ था पेपर? आज 25 चल रहा है, 2024 के जून में हुआ था। 2024 की स्टार्टिंग में क्या हुआ था? ये ट्राइब भूख से मर रही थी। क्या मर रही थी? भूख से मर रही थी, यानोमामी ट्राइब। इसीलिए ये चर्चा में थी, न्यूज़ में आप देखना, यानोमामी ट्राइब है, ये भूख से मर रही थी और इस वजह से चर्चा में थी और इनको रिकवर किया था, ले जाके बहुत सारे 100 पता नहीं कितने बच्चे मर गए थे इनके, तो इनको रिकवर किया था। ये ट्राइब है अमेज़न के जंगलों में रहती है, ब्राज़ील के, तो इस वजह से भूख से मर रही थी, उस समय इनको क्या है, अ अ, जो इनको बचाव दल है, वो इनको यहाँ से निकालता है पूरा, तो इस वजह से ये चर्चा में थी। तो यानोमामी ट्राइब है, वो कहाँ पे? अमेज़न बेसिन में रहती है, तो अमेज़न बेसिन हो गया राइट आंसर। तो कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं, अब ये याद हो, अब कहाँ पे रहेगी इरावदी, पराना, कौन से कॉन्गो बेसिन में रहेगी, ये पता भी नहीं चलेगा ऐसे तो। तो कुछ टफ सवाल आते हैं सोशियो कल्चरल के,
जो बिल्कुल अब डेफिनेशन हो, नहीं आ रहा है, नहीं करना है हमें अगर क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो नहीं आ रहा है, नहीं करना है, ध्यान रखना है। जो-जो आ रहे हैं उनकी सटीकता ही आपको आगे बढ़ाएगी, ये ध्यान रखना, अच्छा स्कोर करवाएगी। इस बात की चिंता नहीं करें कि और क्या करेंगे, हमें बिल्कुल एक्यूरेसी पे काम करना है और थोड़ा-सा आइडिया लगे तभी जाना है, अदरवाइज़ नहीं जाना है। बिल्कुल अता-पता ही नहीं हो तो बिल्कुल नहीं जाना है। थोड़ा-सा भी तुक्का लगाएँगे, यहाँ रह सकती है, यहाँ रह सकती है, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इस सवाल में तुक्का लगाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। ये अपन कर सकते थे, ये बिल्कुल आराम से हो रहा है देखो, ये भी आराम से हो रहा है क्योंकि 2 किताबें हैं। भई र 3 ही तो विद्वान हैं, ब्रोएक, वेब, स्पेंसर, थॉमस, रसेल, लिपिन, 3 ही तो करने। अब तीनों की किताबें तो आपको याद होनी चाहिए, कल्चरल रीजन पढ़ रहे हैं तो। फिर ये ये वाला भी देखो, इसमें इन्होंने कितने दिए, उन्होंने कितने दिए, तो ये सरल सवाल है। ये थोड़ा-सा कॉमन सेंस का सवाल था, अगर नहीं पढ़ा है तो भी। रिलोकेट होना का मतलब एक्सपांशन नहीं होता। एक्सपांशन होता है बढ़ना वहीं से। खुद पे रहोगे और वहीं से एक्सपांड होंगे। ये वाला, ये देखो ये टफ थी, तो ये 2 सवाल देखो टफ आए। ये वाला सिंपल आ गया, ये वाला फिर टफ आ गया, 3 सवाल ये आ गए। ये कॉमन सेंस, इटली कहाँ है आपको पता ही है, इटली की लोकेशन सबको पता है। ये भी आराम से सीधा सवाल था। ये फिर टफ था, थोड़ा-सा व्हिstler नहीं पढ़ा है तो 4, ये भी टफ था 5, ये भी टफ था 6। तो सवाल कितने आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सवाल आए, 6 टफ थे पर 8 तो हो रहे थे ना। तो इसके अंदर थोड़े थे, बाकी तो अब ये कि सोशियो कल्चरल में फैक्ट है। अब ट्राइब्स फैक्ट है, लैंग्वेज भी फैक्ट है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है फैक्ट है, कोई किताब दे रहा है। बट दूसरे वालों में इतना नहीं है, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, वहाँ आराम से कर सकते हो। कुछ ऐसे ये थोड़ी-सी सोशल कल्चरल जो है, वो थोड़ी-सी फैक्चुअल है। तो उसमें से अब पेपर टफ बनाना होता है तो फैक्ट खोद-खोद के लाएँगे, समूला लाएँगे, व्हिstler लेके आएँगे, यानोमामी लेके आएँगे, तो नहीं आएँगे तो नहीं करने आपको। तो सभी को थैंक यू, कैसा लगा वीडियो?